आपने बहुत उपयोगी और मूल्यवान जानकारी हमको दी। बहुत अपेक्षाएं जो आयोग हमसे करता है राज्य के अधिकारियों से, उसके संबंध में भी आपने हम लोगों को बताया, इसके लिए धन्यवाद आपको। आप आज की कार्यशाला समाप्ति की ओर है। यह कोई एक दिन में प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम नहीं था, क्योंकि 4-5 घंटे में आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। आपको केवल ओरिएंट करना था उस तरफ कि आपका मुंह चेंज कर दिया, उस तरफ समस्या आपको दिख नहीं रही थी या दिख रही थी तो आप उसको फोकस नहीं कर रहे थे। आज उसको, उसकी समस्या को फोकस में लाने के लिए और आपके माध्यम से आपके जो मातहत अधिकारी हैं, बेसिक बात वो थी कि आपके मातहत अधिकारियों को आपके माध्यम से संवेदनशील बनाया जाए। अभी सुबह हम लोग बात कर रहे थे, मजाक करते करते अभयानंद जी ने एक शब्द कहा, कहता उड़काते रहना चाहिए। तो मैंने कहा ये उड़काना क्या होता है? जैसे जो नहीं बुझने लगती है तो उसमें वो डंडा फेंक जाता, तो आवश्यकता वो उड़काने वाली थी। तो इनफैक्ट इसका उद्देश्य है, मुझे लगता है बिहार के सभी लोग समझते हैं जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया। बेसिकली ये काम यही था कि आपको याद दिला दिया जाए। सोशल लेजिस्लेशन सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वैसे तो परिवर्तन हो रहा है समाज में, इतना तेजी से हो रहा है, मैं सपने में भी सोच सकता था। जब मैं भारतीय पुलिस सेवा में आया तो शादियां अंतर जातीय विवाह होते थे। जो लोग नौकरियों में हमारे जैसे साथ नौकरियां कर रहे हैं, सिविल सर्विस में, लोग कर दिया शादियां। आज तो समाज में धड़ल्ले से शादियां हो रही है। तो एक समय आएगा जाति व्यवस्था खत्म होगी, मेरा ऐसा मानना है। कुछ वर्ष पहले मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, वो आज समाज दुनिया में नहीं है, एक राजनेता थे। मैं यंग सिटी एसपी पटना था। बात नक्सलवादियों पे चल पड़ी, बहुत तरह की बातें चलती। उन्होंने कहा कि साहब इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज थे, वो चले गए। उसके बाद दूसरी ताकत जमींदार थे, वो चले गए। कहते छोटे छोटे नियो रिच जमींदार हैं, जो नए जमींदार हैं, ये जो अभी ताकत के बल पे कब्जा कर रहे हैं या लोगों को पीट रहे हैं। उस समय नक्सलवाद जो झगड़ा था, एक्चुअली ये जो आपके मसौड़ी इलाके में झगड़ा चल रहा था, तो जो जातीय संघर्ष चल रहे थे उस जमाने की बात है। किसान भी जब दबा के रखना चाह रहे, ये लोग भी चले जाएंगे। परिवर्तनशील है समाज और जड़ता इसमें नहीं आती है। आप देखें पूरे मानवता के स्तर पे कभी सपने में सोच सकते थे कि जो ब्लैक्स हैं वो मालिक होंगे अफ्रीका में, जहां पे व्हाइट रूल करेंगे पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। आज वो एक उनमें वो व्हाइट रह रहे एक सामाजिक एक सिटीजन के रूप में, नहीं माई बाप थे वो पूरे अफ्रीका के, पूरे संसार के, इस देश के। तो ये गलत फहमियां लोगों की दूर हो जाएंगी 100-200 साल में। जो समस्या हजारों वर्ष की है वो एक दिन में नहीं जाएगी, लेकिन मेरा मानना है आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये जो जातीय व्यवस्था है, चाहे इस समाज में हो चाहे बाहर के समाज में, जाएगी, खत्म होगी। और जो रेमिनेंट बचे हुए हैं, जो अभी भी जिनकी बुद्धि रास्ते पर नहीं आए, वो अत्याचार करते हैं या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उनको, ताकि दूसरे को तकलीफ हो, लेकिन वो समझते नहीं कि अपने आप को गिरा रहे नीचे। मैं कुछ दिन पहले मैं एक बात बता रहा था आईजीबी का सेक्शन को, जो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पे। अपने हर व्यक्ति, आप लोगों के भी अनुभव होंगे, मेरे भी अनुभव है। मैं केवल 2 चीज बताना चाहता हूँ पुलिस अफसरों को समाप्ति के पहले। 1984 में मैं एसपी मुरली मधेपुरा था, मुरलीगंज थाने का इंस्पेक्शन करा था मैं। 27 साल पुरानी बात है।
बोले थाने पे इंस्पेक्शन के दौरान एक आदमी आके मेरे पैर पकड़ लिया। तो थाना प्रभारी से पूछा भाई कौन है ये? तो व्यक्ति किसी गांव का था, आसपास का, मुझे रोड के पास कहीं गांव था उसका। क्या समस्या है आपकी? क्यों उठाया? मैं पैर नहीं पकड़ते आप? बोलिए क्या समस्या है? उसने बताया कि अनुसूचित जाति का सदस्य था, घर में धोबी जाति का हूं और मेरा बेटा है फर्स्ट क्लास लेके आया स्कूल में। कुछ अन्य जाति के लोगों ने, उसके बच्चे उसमें फेल हो गए हैं, वो कहते हैं साला ये फर्स्ट क्लास ले गया। उस पे घर पे उसके चूल्हे में एक कट्टा रख दिया, केस करवा दिया और लड़का जेल चला गया। और ये उसका बाप मेरे पैर पकड़ के, मैं गया गांव में, केस सुपरवाइज किया मैंने खुद, केस को फॉल्स पाया, वही ऑर्डर किया, उसको बच्चे को जेल में पड़ा था 1 महीना से, मैं छुड़ाया। तो उसने मुझे कहा कि साहब किस समाज में मैं नौकरी कर रहा हूं। मेरे लिए कि अचंभे की बात थी, मैं दूसरी जगह से आता तो मेरे लिए एक कल्चरल शौक था वो। साहब बच्चे को आप उसका करियर चौपट करे हो, कट्टा रखवा के जेल भिजवाते हो। उसके बाद से मैं कट्टे रखवाने वाला, पकड़वाने वाले सिस्टम जहां केस होते हैं उसको ध्यान से देखता था। ये हद तक अत्याचार होता रहा है, लेकिन वो जमाना लग गया है। वो 27 साल पुरानी बात ही, आज समाज में जागरूकता बहुत आ गई है। कोई गलत काम करेगा, प्रेस वाले, टीवी वाले, मीडिया वाले तुरंत चैनल पर निकाल देंगे और उसको तो फंसना ही फंसना है। गलती जो करता है वो फंसेगा। लेकिन हमारे जो पुलिस कर्मी जो गलती करते हैं वो अक्षम्य नहीं है, उससे माफ नहीं किया जा सकता। केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं केस हुआ, जैसे आज फुलवारी थाने का मामला जो बता रहे थे। समाज का जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, जो अभी भी 19वीं शताब्दी में जी रहा है, उस बेचारे की मानसिकता दूसरी है तो उसके। लेकिन हमारे जो पुलिस ऑफिसर है, जिसको ट्रेनिंग है, जो वर्दी पहने हुए, जो कसम खाए हुए, हमारे लिए हम लोगों ने जो पुलिस अकेडमी में कसम खाई थी, धर्मम करिष्यामि, कि धर्म का कार्य करूंगा, उसमें था सत्यम वदिष्यामि, धर्मम करिष्यामि, उसमें था ही कि मैं वो यहाँ के कैसे भूल जा रहे हैं हम लोग। मैं आपको वहीं पर याद दिलाना चाहता था इसके माध्यम से, आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था। दूसरा एक पर्पज था कि साहब जो वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, जिनको प्रॉब्लम होती है, जिन्हें एक वेलफेयर मेजर के तहत जो राहत राशि बांटते हैं, उन्हें क्या परेशानियां हो रही है हमारे निगलेक्ट ऑफ ड्यूटी से। और तीसरा जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उनको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ताकि हम उनकी बात सुन लें, समझ लें। श्री पांडे जी ने ये बहुत ही अच्छा इसका आयोजन, सफल आयोजन किया। वह मेरे लिए हर्ष की बात है कि मेरे सहयोगी हैं, उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया। मैं उनको पहले बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। इसके मुझे बताया गया है कि जो चूंकि इसमें ये था पैनल डिस्कशन, लेकिन मैं किसी कारणों से दूसरे कार्य में व्यस्त हो गया था, मैं लेट आया, मैं माफी मांगूंगा इसके लिए। मैं जो कहना चाह रहा था साहब, ये इश्यूज हैं, इश्यूज तो बहुत हैं। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता तो 5-6 दिन में होता पूरा, तभी सही न्याय हो पाता। लेकिन एक कैप्सूल कोर्स दिन भर में थोड़ी सी बातें 1-2 घंटे में डालनी थी। मैं ये 2-3 चीजों के साथ जो आपको सुबह 2-3 दृष्टिकोण, तो आप समझें कि समस्या का जो समग्र रूप से देखें उसको, तो कैसे इसका समाधान होगा। आपको 2-3 पदाधिकारियों ने विभिन्न 2 एक्ट्स हैं उनके ऊपर बात की। इसके अतिरिक्त नेशनल कमीशन के जो डिप्टी डायरेक्टर आए, उन्होंने भी आपको काफी बातें बताई। जज साहब आए हुए थे पटना के, स्पेशल जज आए तो उन्होंने भी कई बातें बताई हो। मैं उस समय मुझे जाना पड़ा किसी कारणों से, लेकिन मुझे बताया गया कि हमारे सहयोगी हाईकोर्ट जज एडवोकेट आए हुए हैं। मैं मंच पे उनका मैं जो स्वागत करता हूँ, बल्कि मैं आभारी व्यक्त करूँगा आपके समय निकालना, और वो अभी आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। श्रद्धेय डीजी साहब, महानिरीक्षक साहब और मंच पे बैठे लोग और मेरे साथ इस आयोजन में भाग लेने के लिए उपस्थित पुलिस पदाधिकारीगण, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आज के समय में। जो हम लोग प्रोसिक्यूशन कराते हैं, जो प्रोसिक्यूशन लॉन्च होते हैं, जो ट्रायल होता है,
इसमें कहा पर्पस फ्रस्ट्रेट कर जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि इस एक्ट जो 1989 में आया, इसके पीछे कारण क्या था। ये आर्टिकल 14 जो सब लोगों पे समानता का अधिकार है, उसका एक एक्सेप्शन है। तो कहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है इसको, और इसके लिए जो हम लोग जिस प्रोविजन को लगाते हैं, तो क्या क्या एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स है, उसको हम लोगों को अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंश्योर करना होगा। पुलिस का काम सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन का भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि किसी तरह फैक्ट्स बना करके एक स्ट्रिंजेंट प्रोविजन को अट्रैक्ट करके और शॉर्ट सर्किट कर दे ट्रायल को। उससे क्या होता है कि whenever there is any difference of facts, where there is any error on facts, तो अपना एक बोनाफाइड प्रोसिक्यूशन भी फेल होता है। तो इस पे जो आर्टिकल 14 और 16 के तहत एससी और एसटीज के जो लोग हैं, उनके लिए एक ये प्रोटेक्शन दिया गया कि ठीक है साहब, आईपीसी में तो वो अपराध दर्ज हो ही सकता है, लेकिन चूंकि ये एक अनुसूचित जाति और जनजाति के मेंबर पर किया गया है, जो जिनकी की स्थिति हमारे देश में थोड़ी सी दयनीय है और उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो कि अपने केस को पूरे इफेक्टिवली परसू नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया। इस स्पेशल एक्ट में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, उस बेसिक इंग्रेडिएंट को हम लोग वर्ड यूज करते हैं पब्लिक व्यू। पब्लिक व्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो जिस समय से ये एक्ट बना है, उस समय से लेकर के आज तक में बहुत बार डिफरेंशिएट हुआ, बहुत बार इंटरप्रेट हुआ, उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिसीजंस आए। पब्लिक व्यू में एक डिसीजन जो था, क्योंकि कभी भी ये एक्ट अट्रैक्ट तभी होगा whenever there is element of public view, meaning thereby कि there is a intention, एक intention होना चाहिए to cause insult to the member of the SC/ST. Unless and until that intention is there, तो ये एक्ट का अट्रैक्शन नहीं होगा। This is the main thing to be looked into. तो इसमें पब्लिक व्यू में ये है कि अगर कोई अपराध आपको रोड पर कारित हो जाता है, अगर कोई अपराध, तो इसमें ये नहीं हम लोगों को देखना है कि रोड पर हुआ कि किसी के आंगन में हुआ कि कहीं और हो गया। क्या जो कंडक्ट था एक्यूज्ड का, उस एक्यूज के कंडक्ट से ये रीजनेबल बिलीफ है कि इसमें इंसल्ट कारित करने का कारण था। अगर इंसल्ट का इंटेंशन आपके पास है, आप इंसल्ट के इंटेंशन को अपने चार्जशीट में लाने की स्थिति में हैं, तो आपका कन्विक्शन कभी फेल नहीं करेगा। सबसे पहले यही इसी पब्लिक व्यू पर आधे से ज्यादा जो प्रोसिक्यूशन है वो हम लोगों के फेल कर जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी देखा गया होगा कि एक रिसेंट ट्रेंड आया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये ओपिनियन हुआ है कि इस एक्ट का मिसयूज हो रहा है, और उस एक्ट के मिसयूज होने के चलते एक नई प्रथा शुरू हुई है, जिसमें इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एंटिसिपेटरी बेल मेंटेनेबल नहीं है SC/ST एक्ट में, लेकिन इसको हमारे ऑनरेबल जजेस, हमारे एडवोकेट्स और हमारा इंस्टीट्यूशन इस चीज पे डिफरेंशिएट करता है कि SC/ST एक्ट का इंग्रेडिएंट ही नहीं है। बेसिकली SC/ST एक्ट लगा दिया गया, लेकिन उसके एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स नहीं है, देयरफॉर दिस एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन इज मेंटेनेबल। तो हमारा ये कहना है कि इसमें चूंकि ये एक स्ट्रिंजेंट एक्ट है, हमारा SC/ST एक्ट हुआ, हमारा NDPS एक्ट हुआ, हमारे सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं बहुत सारे, इसमें क्या है कि एक बहुत ही जैसे ही एक स्पेशल एक्ट हो गया, एक स्पेशल कोर्ट हो गया, हमारे प्रिजाइडिंग अफसर साहब हैं स्पेशल कोर्ट के जो कि स्पेशली डिजिग्नेटेड है SC/ST एक्ट को देखने के लिए, तो एक प्रेजुडिस हो जाता है एक्यूज के लिए कि उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट में चल रहा है, वो एक बहुत ही दूसरी चीज हो जाती है। इसकी वैलिडिटी को भी कई बार चैलेंज किया गया है। तो मेरा ये कहना है कि जहां पर स्ट्रिंजेंट एक्ट है, उस स्ट्रिंजेंट एक्ट के अट्रैक्शन के लिए स्पेशल प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। उन सारे स्पेशल प्रोसीजर्स को मेटिकुलसली फॉलो करके, और आई ऑलवेज डेप्रिकेट ओवर एंथुजियास्टिक प्रोसिक्यूशन, एंड ओवर एंथुजियास्टिक प्रोसिक्यूशन एंड इन्वेस्टिगेटर डेफिनेटली लीड्स टू द डिजास्टर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल जैसे फैक्ट हुआ, अगर आपका बोनाफाइड एप्रीहेंशन है कि यस देयर वाज इंटेंशन टू कॉज इंसल्ट, बिल्कुल एकदम भगवान को साक्षी मान के आप उसको FIR दर्ज कीजिए, एंड दैट कन्विक्शन विल नेवर फेल, दैट प्रोसिक्यूशन विल नेवर फेल। आई स्टैंड करेक्टेड।
तो मेरा ये है कि बस इतनी ही बात, स्पेशल एक्ट, स्पेशल प्रोसीजर, स्ट्रिंजेंट इन नेचर, देयरफॉर प्रोसीजर हैज टू बी मेटिकुलसली फॉलोड। अगर वो आपके खिलाफ जाता है तभी भी ठीक है, अगर आपके फेवर में जाता है तभी भी ठीक है। फैक्ट्स को हम लोगों को इंप्रूव नहीं करना है, फैक्ट्स को हम लोगों को फैब्रिकेट नहीं करना है, बस इतनी ही बात है। दिस इज द ओनली वे इन विच ये एक्ट का इन द ट्रू स्पिरिट अनुपालन हो सकता है। थैंक यू। बिल्कुल मैं बहुत सहमत हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कहा है। मैंने बोल रहा हूँ इस केसेस को मतलब नॉर्मल ब्रीच ऑफ लॉ ना माना जाए, शायद नहीं बोला एकदम बिल्कुल 100% करेक्ट। मैं इसी प्रोविजन में मैंने थोड़ा सा जो शायद में बोले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का एक बार याद करके आपके कैपिचुलेट कर लेता हूँ एक बार क्विक। एक आर्टिकल 46 को देखिए, उसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल प्रोमोट विथ स्पेशल केयर the educational and economic interest of the weaker section of the people, and in particular circumstances, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. This is the force of the law. एट्रोसिटी एक्ट में ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में ये चीज आना चाहिए। आर्टिकल 46 रीड विथ आर्टिकल 46 नंबर 1। शायद मैं बोले है आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 के बारे में। आर्टिकल 14 में आर्टिकल 46 को लीजिए, रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको डिमांड किया जा रहा है जिसके लिए आपको एट्रोसिटीज परपिचुएट हुई। इसी एक इंसिडेंट का मैं आर्बिट्रेरी में बोल रहा हूँ, उसको आपने उसको उस आर्टिकल्स को खींच के लाइए, शायद का बोलने का है। आर्टिकल 16 देयर आर सो मेनी सब आर्टिकल्स ऑल्सो, 16(1), 16(4), 16(4)A, 16(4)B, 16(4)B। आर्टिकल 16(4) में स्पेशली रिजर्वेशन इन सर्विसेज के बारे में ऑल वीकर सेक्शंस, इट इंक्लूड्स SC, ST एंड OBC, but prevention of atrocity only for SC, ST. Naturally 16(4) could be included there अगर जरूरत पड़ेगी तो। प्रैक्टिकली ये जो रिजर्वेशन सर्विसेज में अगर मान लीजिए रोस्टर मेंटेनेंस ना हो और आजकल आर्टिकल सेक्शन 4 में जो हमारा जो सर्विस इंस्टीट्यूशन है उसमें हमारा सेक्शन 4 को जो रिजर्वेशन में प्रमोशन लागू नहीं किया जिसके लिए हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। लाइन है। अब कई बार एक मुकदमा है के बारे में मेरे पास पिछले महीना ही जनता दरबार में मामला आया। एक कोई स्कूल टीचर थे पासवान, तो नाम मैं भूल रहा हूँ, आ रहा है शायद, वो कहीं बंगलिंग कर रहे थे और सीपीआई के लोगों ने उसका विरोध किया, उन्होंने SC ST पर केस करवा दिया जाके। तो वो करप्शन को बचाने के SC एक्ट उसको थोड़ा लागू होगा उस स्कूल टीचर के लिए। वो करप्शन कर रहा है, उसका विरोध कोई कर रहा है और उसका फायदा उठाना चाहता है, नहीं, वहां पे नहीं लगेगा। जो लगना चाहिए वहां लगना चाहिए, जहां नहीं लगना चाहिए नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, जो उसकी मंशा क्या है, जो कार्य कर रहा व्यक्ति की मंशा इंपॉर्टेंट है सबसे। इंटेंशन को बेइज्जत करने की है या इंटेंशन वैसे थप्पड़ मारना था, आपकी जाति नहीं जानता था। मैं पटना में सीनियर हॉस्पिटल एक अजीब घटना हो गई थी, मैं चूंकि ये बात उठा दी आपने इस तरह की। पटना में एक राम गुलाम शर्मा इंस्पेक्टर था गर्दनी बाग का, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे बिहार गवर्नमेंट के एक्साइज एंड टैक्सेशन के। तो रास्ते में इनकी दोनों की गाड़ियां आमने सामने आ गई, टकरा गई। ये इंस्पेक्टर निकला बाहर, थप्पड़ दे दिया उसको। उसने ये नहीं मालूम था ये साहब ये SC ऑफिसर है, उसने थप्पड़ ऐसे मारा। तो बड़ा अजीब स्थिति परिस्थिति ये हो गई साहब। जब उसने नाम बताया तो इंस्पेक्टर ने पता नहीं शायद कहता मैंने माफी मांगी शर्मा, ये कहना था कि राम से गलती होगी छोड़ दिएगा, नहीं, ये जाके SC ST एम्प्लॉय एसोसिएशन वाले थाना घेराव कर ली वहां गर्दनी बाग में, और इंस्पेक्टर को गुस्सा आया तो लाठीचार्ज कर दिया और कुछ लोगों को उठा के बंद कर दिया थाने पे ही। मैं सीनियर SP था तो मैंने सिटी SP को कहा जाके देखो यार मामला गरमा गया है। ये अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार अभी जो इलेक्शन लड़ रहा है जमशेदपुर से, वो सिटी SP था। वो जानबूझ के तेज आदमी था, जानबूझ के निकल गया, बाएं दाएं हो गया। जहां ऐसे मौके थे तो नहीं जाता था वो। थोड़ी देर बाद मुझे मालूम हंगामा हो गया कि एक IG साहब पहुंच गए थाने पे। वो बेचारे अब स्वर्गवासी हो गए और थाने पे साहब हो गए, और थाना वालों की स्थिति अब ऐसी है, क्या करें। तो मैं सीनियर SP था तो मैंने कहा तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। मैं गया वहां पे IG साहब झंझट हो गया मेरा। मैंने कहा
सर इसको आप मामले में छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। मेरे लिए बड़ा धर्म संकट था उस समय। खैर मामला को किसी तरह सॉर्ट आउट, वो SC/ST कमीशन ने मेरे ऊपर जांच बैठा दी, मेरे ऊपर मेरे प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर हो गया मेरे खिलाफ। तो मैंने रामधन SC/ST कमीशन के चेयरमैन थे, मैंने कहा मिस्टर रामधन, हाउ कैन यू इंक्वायर बिटवीन ए मैटर बिटवीन 2 IPS ऑफिसर्स? वन, अनफॉर्चुनेटली बोथ ऑफ अस आर SC ऑफिसर्स, हाउ कैन यू इंक्वायर इनटू इट? वो झगड़ गया, मैं ये कर दो, मतलब जो तुमको करना कर लो। वो मेरे खिलाफ लिखे दिया कि इसमें बदमाश ऑफिसर ये ऐसा है। तो मैंने कहा यदि मैं SC ऑफिसर, मुझे मालूम है यहाँ पे बेइज्जत करने का, SC समझ के नहीं बेइज्जत कर रहे, थप्पड़ मार दिया, चूंकि वो थप्पड़ मार दिया ऐसे ही टकरा गया था, तो इंटेंशन वहां पे उसको रामगुलाम शर्मा की इसको SC समझ के बेइज्जत करने की नहीं थी। तो ये दिमाग में रखना चाहिए, तो यदि कोई अफसर SC अफसर भी है, उसके सामने मुकदमा आता है, उसमें ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे एक्चुअली चाहता क्या था। वो आपको SC समझ के बेइज्जत करा था कि ऐसे ही थप्पड़ मार दिया, बाद में पता चला कि पासी था या दूसरी जाति का था। तो वो इट इज अ वेल टेकन पॉइंट, बट ये बड़ा गहराई का विषय है, इस पर लंबी चौड़ी बहस होती है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। अल्टीमेटली जो बात उठाई है, आई अप्रिशिएट द इशू, और ध्यान रखें कि साहब अन्याय किसी के साथ नहीं हो, अन्याय किसी के साथ नहीं हो। इसमें अपर कास्ट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, शेड्यूल का सब आते हैं।